चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सेल चैप्टर जैसे कि हमारा ख़त्म हो गया है, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो थ्योरी में यहाँ लिखूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसको तो आपको करना ही है। साथ ही साथ 11th क्लास की एनसीईआरटी की एक रीडिंग लगा देनी है। जिसके पास एनसीईआरटी है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डाउनलोड कर लेना उसको, ठीक है, क्रोम से आराम से डाउनलोड हो जाती है। तो हेडिंग डालो बच्चों, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चलिए, सेल डिवीजन का क्या मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोले बताओ। कि एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएगी और 2 या 4 डॉटर सेल देगी, है ना, ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा भी है। ठीक है, सेल साइकिल का क्या मतलब होता है बच्चों, व्हाट इज सेल साइकिल? हाँ हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। देखो, एक साइक्लिक प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड करेगी एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर में, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। समझ में आया? सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। अगर मैं बात करूँ बच्चों ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल की, तो ये जो ड्यूरेशन होती है ये हर सेल की अलग अलग होती है। जैसे यीस्ट सेल के अंदर लगभग 90 मिनट लेती है, और कोई यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें लगभग हर 24 घंटे में सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है। इतनी इन्फॉर्मेशन समझ में आई? मैं लिख रही हूँ, मेरे साथ साथ लिखो चलो। आवाज़ तो आ रही है ना? ठीक है। ठीक बच्चों, ये तो सिंपल चीज़ है जो मैंने आपको बताया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक सेल डिवाइड हुई है, तो उसके बाद वो सेल कुछ टाइम रेस्ट करेगी डिवाइड होने से पहले, है ना। और दो डिवीजन के बीच का जो टाइम हो उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। ये जो भी टर्म्स मैं आपको बताऊंगी ये याद रखनी है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस पर लिखा रहेगा कि एक सेल है जिसका जनरेशन टाइम इतना है, तो आप उसको समझ रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बच्चों, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सेल साइकिल, यहाँ लिख देती हूँ नोट में, टाइम इंटरवल between two cell cycle is called as generation time। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों जनरेशन टाइम। नोट करो इसको फटाफट। लिखा बच्चों? चलो अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। यहाँ से थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के बैठना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और समझने वाली चीज़ें बहुत हैं। आराम आराम से समझोगे तो मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊंगी, ठीक है। अब हेडिंग डालो बच्चों, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल।
तो जो हमारी पूरी सेल साइकिल होती है उसको हमने दो मेजर फेज में डिवाइड किया है। एक फेज वो जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, और दूसरा फेज वो जिसमें सेल हमें डिवाइड होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो जब हमें दिख रहा है कि सेल डिवाइड नहीं कर रही है, उस फेज को हम बोलते हैं बच्चों इंटरफेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज। जब सेल डिवाइड नहीं कर रही, जब हमें दिख रहा है सेल डिवाइड नहीं कर रही, तो हमें क्या लग रहा है कि सेल क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है। तो इंटरफेज को हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। ठीक है, और ये कब हो रहा है बच्चों? व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, यानी कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रही उस फेज को हम क्या बोलेंगे? इंटरफेज। लिखते जाओ साथ साथ, है ना? ठीक। अब जब आपको दिख रहा है कि सेल डिवाइड हो रही है, दिखेगा कैसे? ऑब्वियसली हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करें। जब मुझे एक्चुअली में डिवीजन होती हुई दिख रही है, उस फेज को मैं बोलती हूँ बच्चों एम फेज। कौन सा फेज? एम फेज। एम फेज में एम का मतलब होता है माइटोटिक फेज, मतलब डिवीजन हो रही है। ठीक है, एम फेज में इसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। ठीक। अब जब सेल डिवाइड नहीं कर रही, तो देखने में ऐसा लगता है कि सेल कुछ काम नहीं कर रही, लेकिन एक्चुअली में पता है वो क्या कर रही होती है बच्चों? प्रिपरेशन कर रही होती है किसकी? एम फेज की। मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक सेल का कितना होता है जनरेशन टाइम, मतलब 24 घंटे लेती है वो, है ना? 24 घंटे में वो डिवाइड हो जाती है। ठीक, 24 घंटे में से वो सेल 23 घंटे तो रेस्टिंग फेज में रहती है, और 1 घंटा वो किस में लगाती है बच्चों? डिवाइड होने में। तो तुम्हें देखने से लगेगा कि 23 घंटे में तो वो रेस्ट ही कर रही है, सिर्फ 1 ही घंटा उसने डिवाइड किया है। पर एक्चुअली में क्या होता है बच्चों? इस डिवीजन के लिए, इस डिवीजन में जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके लिए वो सारी चीज़ें सिंथेसाइज किस में हो रही होती है? इंटरफेज में। तो इंटरफेज में एक्चुअली में काम हो रहा है, ये रेस्टिंग फेज नहीं है। रेस्टिंग फेज नाम इसको बहुत पहले दिया गया था, जब ऐसा माना जाता था कि सेल रेस्ट कर रही है, सेल में कुछ काम नहीं हो रहा है। पर ये आपको याद रखना है कि इंटरफेज में सेल जो होती है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव का क्या मतलब होता है? कि कुछ कुछ इसके अंदर बन रहा है। समझ में आया? चलो, अब क्योंकि अब हमें पता है कि इसके अंदर कुछ कुछ तो बन रहा है, तो खुद इंटरफेस को भी हमने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से फेजेस हैं वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बच्चों। इंटरफेस को मैंने 3 मेजर फेजेस में डिवाइड किया है। G1, ठीक है, S फेज और G2। ये मैंने क्या लिखा है बच्चों? इसको ऐसे बोलते हैं गैप 1 फेज। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज, और इसको बोलते हैं गैप 2 फेज। मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ, बहुत आराम से समझा रही हूँ, समझते चलो। इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब मैं तुम्हें पूरी सेल साइकिल का एक डायग्राम बताऊंगी, तो मैं उसमें तुम्हें क्या बताऊंगी? जब सेल डिवाइड होगी तो कैसे होगी बच्चों? पहले उसका G1 फेज आएगा, फिर उसका S फेज आएगा, फिर उसका G2 फेज आएगा, फिर उसका M फेज आएगा। ठीक है, तो जैसे इस इंटरफेस के 3 ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, सिमिलरली एम फेज के अंदर भी देखो डिवीजन तो हो रही है ना, तो डिवीजन के भी कुछ फेजेस हैं। उस फेजेस के मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, वो भी बिल्कुल सीक्वेंस से ही आपको याद करने हैं। पहले आता है प्रोफेज, ठीक है, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, और चौथा होता है टीलोफेज। समझ में आया? अभी सिर्फ नाम याद करो, धीरे धीरे मैं बताऊंगी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, लिखा बच्चों? अब देखो, जब ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हो जाएंगे, तो न्यूक्लियस जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब अगर मुझे एक सेल को डिवाइड करना है, तो एक तो मुझे न्यूक्लियस को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, और मुझे साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो यहाँ तक क्या हो चुका है बच्चों? कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, यानी न्यूक्लियस 2 हिस्सों में टूट चुका है। अब मुझे क्या करना है? साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में बांटना है। तो यहाँ तक जितना भी मैंने लिखा है बच्चों, ये किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ कैरियो काइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब
न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है ना, जैसे प्रिमिटिव सेल मतलब प्रोकैरियोटिक, ट्रू सेल्स यूकैरियोटिक, सो कैरियो इज फॉर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है बच्चों, साइटोकाइनेसिस। समझ में आया, साइटोकाइनेसिस। लिखा। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सेल को डिवाइड होना क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ी है ना, क्यों होना है, और कैसे सेल को पता लगे कि मुझे डिवाइड होना है। देखो क्यों होना है का मतलब तो हमारे पास बहुत सारे आंसर्स हैं कि भाई रिपेयर करना है टिश्यू, जो हमारा बेकार टिश्यू है उसको रिप्लेस करना है, ग्रोथ करानी है, मल्टीपल रीजंस। लेकिन सेल को कैसे पता लगे कि मैं डिवाइड होना चाहता हूँ या मेरे को अब डिवाइड होना चाहिए, तो एक तो मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगी, और फिर आज की क्लास में हम गैप 1 फेज, सिंथेटिक फेज, गैप 2 फेज पढ़ेंगे, और ये सारा पढ़ेंगे माइटोसिस का। मियोसिस की आज कोई बात नहीं होने वाली है जब तक माइटोसिस क्लियर नहीं होगा। समझ में आई ये चीज़। तो सबसे पहले मैं एक सेल साइकिल का डायग्राम बनाती हूँ, और उस सेल साइकिल के डायग्राम के लिए ये पोर्शन आपको पूरा याद होना चाहिए कि मैंने सेल साइकिल को दो मेजर फेजेस में डिवाइड किया है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में G1 S और G2 फेज आएगा, और एम फेज के अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आएगी। डन। चलो अब डायग्राम बनाते हैं बच्चों सेल साइकिल का। हेडिंग डाल लो। ये इसका सेंटर है ना बच्चों। चलो अब मैंने आपसे क्या बोला था कि 24 घंटों में से 23 घंटे तो कौन सा फेज होगा, इंटरफेज, है ना, और उसके बाद 1 घंटा जो होगा वो किसका होगा, हमारे एम फेज का। तो ये मैंने बना दिया एम फेज, और ये पूरा क्या है मेरा इंटरफेज। लिख दूं बच्चों इसको। तो ये मैंने क्या बनाया है, इंटरफेस, और ये क्या है मेरा एम फेज को मैं यहां लिख देती हूँ बच्चों। समझ में आया। अब इंटरफेस को भी मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया था, याद करो कौन कौन से हैं। बिल्कुल सही, G1 S फेज और G2 फेज। तो मैं इंटरफेस को भी 3 पोर्शन में डिवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, इधर देखो। लेबलिंग कराओ बच्चों। अब ये फेज कौन सा है, ये वाला पूरा यहाँ तक, ये पूरा। मैं इंटरफेस को ना बीच में से इरेज करती हूँ। कौन सा है बच्चों ये वाला फेज, पूरा बताओ मुझे। गैप 1 फेज। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जितना भी मैंने क्या बनाया है, इंटरफेस बनाया है, उसमें से मैंने सबसे ज़्यादा जगह किसको दे दी है, गैप 1 को। तो जो गैप 1 होता है इट इज फेज। समझ में आया। अब अगर मैं सेल साइकिल का डायग्राम बना रही हूँ तो इस सेल साइकिल की डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये है ना, यही तो डायरेक्शन है इसकी। ध्यान से देखो, पहले गैप 1 आएगा, फिर गैप 2 आएगा, सॉरी ऐसा आएगा, फिर गैप 2 आएगा, फिर एम फेज आएगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में हमारी सेल साइकिल चल रही है। गैप 1 के बाद कौन सा फेज आता है बच्चों, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंथेटिक फेज। उसके बाद कौन सा फेज आएगा, गैप 2 फेज। और उसके बाद क्या आएगा हमारा एम फेज। एम फेज, एम फेज में क्या क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सारा बनाना पड़ेगा हमें यहाँ ना। तो मैं इसको दूसरे पेन से बनाती हूँ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज लिखते हैं इसको भी ना हम यहाँ पे।
दिस इज प्रोफेज, दिस इज मेटाफेज, this is anaphase, and here it is, ठीक है। और टीलोफेज के बाद एक छोटा फेज और आएगा बच्चों, याद करो क्या, टीलोफेज के बाद एक छोटा फेज और आएगा, फेज तो नहीं बोल सकते हम उसको, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है यहाँ कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया है और यहाँ क्या होगी, एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एम फेज ओनली, है ना। मैं यहाँ इसको इरेज करके, क्या आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ सेल साइकिल का, क्या बनाया हमने, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी बच्चों एम फेज के अंदर ये क्या बनाई है मैंने, कैरियोकाइनेसिस, यानी ये क्या बता रही है आपको, न्यूक्लियर डिवीजन, समझ में आया। और साइटोकाइनेसिस क्या बता रही है आपको, साइटोप्लाज्म की डिवीजन। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। अब इधर देखो, सपोज करो एक सेल जो मैंने पर्पल कलर से बनाई है, एक सेल अभी डिवाइड होकर नहीं बनी है, ये वाली सेल, अब ये गैप 1 में आएगी, एस फेज में आएगी, गैप 2 में आएगी, एम फेज में आएगी, और जब वापस यहाँ आएगी तो कितनी हो चुकी होगी, समझ रहे हो, है ना। पूरी साइकिल जब ये कंटिन्यू कर लेगी तो ये कौन कितने बन जाएंगी, 2 बन जाएंगी। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है जो भी होता है सेल में, ठीक है। अब इस सेल को क्या पता कि मुझे डिवाइड करना है, क्या होता है ऐसा इस सेल के अंदर, ठीक है। तो एक हेडिंग डालो बच्चों, ये सब बना लिया था ना, एक हेडिंग डालो, व्हेन डज अ सेल डिवाइड। अच्छा चलो ये सवाल मैं तुमसे पूछ लेती हूँ, तुम्हें क्या लगता है क्या होता होगा, बताओ बच्चों, बताओ बताओ। देखो एक चीज होती है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, मैं यहाँ पे समझाती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज होती है बच्चों कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, समझना इसको। कैरियो क्या होता है, न्यूक्लियस, प्लाज्मिक साइटोप्लाज्म। तो ये किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली, न्यूक्लियस के वॉल्यूम की और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, अगर ये चेंज हुआ तो सेल को पता लग जाएगा कि मुझे डिवाइड करना है। कैसे, सपोज करो इधर देखो, ये एक सेल है, ठीक है, और ये इस सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब अगर साइटोप्लाज्म में ग्रोथ होगी ग्रोथ होगी ग्रोथ होगी तो क्या होगी, सेल का साइज बढ़ जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस का साइज उतना ही है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट हो रहा है क्या, कि बढ़ते हुए सेल को कंट्रोल करना, समझ रहे हो। तो ऐसे में फिर न्यूक्लियस क्या कहेगा कि साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, मैं अपनी भी कॉपी बना लेता हूँ, और फिर हम अच्छे से इस चीज़ को रेगुलेट कर पाएंगे। समझ में आया। तो होगा क्या बच्चों, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के चेंज होते ही सेल को पता लग जाएगा कि क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। समझ में आई इतनी बात बच्चों। हाँ, जब तक एक अकेला न्यूक्लियस कंट्रोल कर पा रहा है पूरी सेल को, देखो मेन कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग सेंटर न्यूक्लियस है, ठीक है। सपोज करो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम कितने बच्चे हो, 25 बच्चे हो मान लो, यहाँ पे अचानक से 500 बच्चे आ जाएं तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं बोल दूंगी कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, प्लीज़ या तो बैच डिवाइड करो, है ना, या एक और टीचर भेजो। तो एक और टीचर किसी के लिए लेके आना इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, तो वो क्या करेंगे, टुकड़ों में बांट देंगे तुमको। तो सेम गोज फॉर सेल। समझ में आया बच्चों ये वाली चीज़। दूसरी चीज़, पहला तो मैं लिख देती हूँ यहाँ कि जब चेंज होगा
इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, तब सेल को पता लग जाएगा उसको डिवाइड होना है। दूसरी चीज़ है बच्चों, जब उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो बिगड़ेगा। ठीक है, इधर देखो, ठीक है। दूसरा ये है, अब होगा क्या, ऊपर वाले एग्जाम्पल पे देखो बच्चों, जैसे सेल का साइज बड़ा हुआ इसका वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, इसका वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो इसका सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा कंपैरेटिवली, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो अंदर से वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, सरफेस एरिया पे उतना खास फर्क पड़ रहा नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से सेल को क्या पता लग जाएगा कि अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। ये कुछ फैक्टर्स है जो बताते हैं सेल को डिवाइड करना है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो तुमसे पूछा जाए अगर कि क्यों सेल डिवाइड करती है, तो दो रीज़न है, एक तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स चेंज होता है इसलिए, और दूसरा सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम की रेशियो चेंज होती है इसीलिए। पहले इसको लिखो, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे मैं लिखती हूँ। लिखो बच्चों इसको। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ याद है, मैंने सेल में बोला था कि कोई ऑर्गेनल सेल में कैसा होगा या कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि सेल का काम कैसा है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, तो जो सेल हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं तो उसमें न्यूक्लियस को पूरी सेल को कंट्रोल करना है, तो ऐसी सेल का साइज़ कैसा होगा, छोटा, क्योंकि फिर उसको न्यूक्लियस आराम से कंट्रोल कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसी चीज़ से रिलेटेड है कि उसका हाई कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होगा और क्या होगा बच्चों, सरफेस एरिया और वॉल्यूम की रेशियो भी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहाँ से तुम देख सकते हो कि अगर साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम कम हो गई तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक, डन। अब हम सारे फेजेस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। हेडिंग डालो G1 फेज। देखो बच्चों, G1 फेज कब आया है आपका, माइटोसिस के बाद में। दिख रहा है ना, ये सेल साइकिल ऐसे चल रही है जो एरो बनाया हुआ है। तो G1 फेज कब आया है, इस एम फेज के बाद में, तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। क्या बोलते हैं बच्चों? G1 फेज इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट माइटोटिक फेज या फिर फर्स्ट ग्रोथ फेज। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है चैप्टर अभी तक? ठीक, अब ये देखो, यहाँ पे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगी वापस से सेल साइकिल के डायग्राम में। ये जो एस फेज आपको दिख रहा है, इस पे कुछ लिखा है ना, सिंथेटिक फेज। तो आपने मुझसे पूछा नहीं कि सिंथेटिक मतलब किसकी सिंथेसिस हो रही है, क्यों इसको सिंथेटिक फेज नाम दिया है। तो जो देखो, कॉमन सेंस अगर हम लगा के देखें बच्चों, तो एक सेल जब डिवाइड होके दो सेल देती है तो इसका न्यूक्लियस का कंटेंट पहले डबल होता होगा, फिर आधा आधा हो जाता होगा, ताकि दोनों सेल में इक्वल चला जाए। तो डबल होने का, न्यूक्लियस के कंटेंट के डबल होने का क्या मतलब है कि डीएनए को अपनी कॉपी बनानी है। तो वो एक्चुअली में जो डीएनए की कॉपी बनती है वो किस फेज में बनती है, एस फेज में। तो मैं यार लिख रही हूँ एस फेज में क्या होता है बच्चों, डीएनए, ठीक है, डीएनए क्या होता है बच्चों, रेप्लिकेट होता है। अब मेरी बात सुनो, डीएनए कब रेप्लिकेट होगा, G1 फेज के बाद में। तो G1 फेज की क्या जिम्मेदारी है, सारे वो मटेरियल प्रोवाइड करना जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एंजाइम्स, ठीक है, पॉलीमरेजेस, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए
बना होता है ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, सारे न्यूक्लियोटाइड, शुगर, फॉस्फेट, सारी चीज़ों की सिंथेसिस कब होगी? गैप 1 फेज में। तो ऐसा नहीं है गैप 1 फेज में रेस्ट हो रहा है, गैप 1 फेज में सारे प्रोटीन, सारी चीज़ें बन रही हैं जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एस फेज के लिए। और ऐसा होता है बच्चों, अभी तो मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ, पर अभी हम पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद कि गैप 1 से एस फेज में सेल जाएगी या नहीं जाएगी। जैसे हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो बीच में चेक पॉइंट्स पढ़ते हैं ना, ठीक है, सिमिलरली सेल साइकिल में भी पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार हम वो भी पढ़ ले मियोसिस, फिर मैं तुम्हें सारे चेक पॉइंट्स बता दूंगी, ठीक है। तो गैप 1 फेज में क्या हो रहा है बच्चों? सिंथेसिस हो रही है इंपॉर्टेंट इसेंशियल मटेरियल्स की, जो कि किस में यूज होने वाले हैं? एस फेज में, ठीक है। लिखते हैं इसको बच्चों। एक चीज आपने नोटिस की बच्चों कि जीवन फेज में आते ही सेल ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। सेल ग्रो कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ रहा है और वो बढ़ता चला जाएगा कहाँ तक? आपके G2 फेज तक, ठीक। नहीं, हमारी ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है, सेल की अपनी ग्रोथ थोड़ी ना सेल डिवीजन से होगी। सेल का रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन से होगा ना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फेज, जीवन फेज, किन दो फेजेस के बीच में आता है, तो आप बोलोगे बिटवीन द मियोटिक डिवीजन एंड बिफोर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। लिख दूं, दिस फेज comes between the mitosis या mitotic division and DNA replication। डन बच्चों। अब आपको क्या लगता है कि जीवन फेज में आते ही सेल क्या चली जाएगी? एस फेज में ही। पहले तो चेक पॉइंट्स होते हैं, और दूसरी चीज़ बच्चों कि जीवन के बाद क्या होना है, ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जीवन के बाद सेल जो है वो 3 फेट होते हैं उसके, मैं बताती हूँ क्या क्या हो सकता है। अभी तुम्हें याद भी आएगा कि हमने कुछ पढ़ा था 9th में भी। तो फेट ऑफ सेल आफ्टर जीवन, देखो, हो सकता है ये इस फेज में चली जाए, एक पॉसिबिलिटी है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो इट विल मूव इनटू एस फेज। और अगर एक बार सेल बच्चों एस फेज में चली जाए तो फिर वो क्या हो जाएगी? डिवाइड, ठीक। अब याद करो, एक सेल हुआ करती थी प्लांट में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हुआ करते थे, उसकी डिफ्रेंसिएशन से ऐसी सेल बनती थी जो परमानेंट हो जाती थी, फिर वो डिवाइड नहीं करती थी। इसका मतलब कोई एक ऐसा फेज भी है जिसमें अगर एक बार सेल एंटर कर जाए तो वो डिवाइड नहीं करती। उस फेज को हम बोलते हैं बच्चों G0 फेज, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सेल में एंटर G0 फेज। तो ये जो G0 फेज होता है, जब कोई भी सेल इस फेज में एंटर कर जाती है तो वो डिवाइड नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लगती है। याद आ रहा है आपको सारी चीज़ें? ओकेजनली डिवाइड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ओकेजनली डिवाइड करेगी, इसका मतलब है कि या तो वो परमानेंट G0 में चली जाए या फिर टेम्पररी G0 में चली जाए, ठीक है। अगर वो परमानेंट G0 में गई है तो बच्चों वो कभी भी डिवाइड नहीं करेगी। लेकिन अगर वो टेम्पररी G0 फेज में चली गई तो फिर वो ओकेजनली डिवाइड करेगी। ओकेजनली का क्या मतलब होता है? कोई ओकेजन थोड़ी है दिवाली पर डिवाइड करना है। ओकेजनली का मतलब है मान लो चोट लग गई तो अब उसको रीजनरेट करना पड़ेगा, अब उसको रिपेयरमेंट के लिए करना पड़ेगा, पर बहुत मुश्किल से होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ कैन डिवाइड ओकेजनली। क्या इतनी चीज क्लियर है बच्चों? क्लियर?
नहीं, फिर उसको एस फेज में जाना पड़ेगा, जीवन में जाना पड़ेगा। याद करो आपने पढ़ा था कॉर्क कैसे बनता है, कि कुछ परमानेंट सेल जो होती हैं वो रीगेन कर लेती हैं कैपेसिटी टू डिवाइड और वो सेकेंडरी मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर वो कॉर्क सेल बनाती हैं। इसका मतलब वो यहाँ है, ठीक है ना? हो गया बच्चों? ये जो जी नॉट फेज होता है इसका एक और नाम है, यहाँ लिख देती हूँ। जी नॉट फेज को हम क्विसेंट फेज भी बोलते हैं, ठीक है? जी नॉट फेज इज ऑल्सो नोन एज क्विसेंट फेज। तो इस फेज में सेल डिवाइड नहीं करती है। क्लियर बच्चों? देखो हर सेल जो है वो परमानेंट जी नॉट में नहीं जाती है। जैसे हाईली स्पेशलाइज सेल है, जैसे हमारी न्यूरॉन्स, वो कभी डिवाइड नहीं करती है ना, तो वो इधर आ जाएंगी। लेकिन कुछ सेल जैसे हमारी परमानेंट टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स के, फिर वो दोबारा रिगेन करते हैं ना कैपेसिटी टू डिवाइड, तो वो टेम्पररी जी नॉट में चले जाते हैं। ठीक है बच्चों? हो गया? जीवन समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब जी नॉट के बाद कौन सा फेज आएगा, याद करो। इधर देखो कौन सा आने वाला है, एस फेज। एस फेज में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट समझना है, बहुत कुछ। यहाँ से न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं और तुम यूँ घूम जाओगे। याद करो एस फेज में क्या हो रहा है, बस इतना याद रखो, डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है। ठीक है? आप सभी को मैंने ही पढ़ाया है, मैंने आपको 10 बार बताया है डीएनए क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। अगर अभी भी किसी में प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, क्योंकि फिर घूम जाओगे तुम लोग। जल्दी बताओ, याद है? चलो मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं। लग नहीं रहा तुम्हारी शक्ल देख के याद है तुम्हें। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है? तो बच्चों एस फेज हेडिंग डालो। देखो सुनो मेरी बात, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्रोमैटिन की फॉर्म में सेल में रहता है। ठीक है? रिवाइज करा रही हूँ मैं। लेकिन याद करो मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब भी सेल डिवीजन होती है तो क्या होता है, डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है? अब होता क्या है ना, ये कंडेंसेशन अभी स्टार्ट नहीं होती है ना, अभी ये कंडेंसेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती है। कंडेंसेशन स्टार्ट होगी एम फेज में। अभी क्या होना है, रेप्लिकेशन, सिंथेसिस। तो इधर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। डीएनए जो कि ऐसे खुले हुए थ्रेड्स होते हैं, ठीक है? ये डीएनए पूरा ऐसे खुलता कब है, सेल में तो क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। लेकिन जब डीएनए को अपनी कॉपी बनानी होती है तब तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन को खोल के देखना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसकी कॉपी बनाएंगे। तो जब भी डीएनए रेप्लिकेशन शो करता है तो वो अपनी कौन सी फॉर्म में होता है, खुली हुई डीएनए की फॉर्म में। लेकिन जब वो ऐसे ही सेल जब कब पड़ी हुई है, जीवन फेज में पड़ी हुई है, तब वो कौन से फेज में होता है, क्रोमैटिन के फेज में। इधर देखो थोड़ा सा याद करो, प्रोटीन्स होते हैं उसके आसपास इस तरीके से डीएनए रैप होता है ना? कौन सा फेज है ये, क्रोमैटिन। और जी नॉट फेज में, सॉरी जीवन फेज में जनरली ऐसे ही होता है। ठीक है? अब होगा क्या बच्चों, एम फेज जब आएगा, जब सेल को डिवाइड होना होगा, तो ये जो क्रोमैटिन है और कंडेंस होंगे और आपको प्रॉपर क्या दिखेंगे, इस तरीके के क्रोमोसोम्स। ठीक है? अब मैंने आपको ये बोला कि डीएनए, आपको डीएनए खुला हुआ कब दिखता है, जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है। क्रोमैटिन कब दिखता है सेल में, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही पड़ा रहता है क्रोमैटिन की फॉर्म में। और क्रोमोसोम कब दिखते हैं आपको, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। यानी किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एम फेज की बात कर रहे हैं। तो जब एम फेज में हम सेल को देखते हैं तो हमें क्या दिखते हैं, क्रोमोसोम। इतना याद आया, ये 9th में पढ़ा था, याद आया बच्चों? चलो
अब इधर देखो, मैंने क्या बोला, एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है। अब अगर मैं नॉर्मल नॉर्मल बात करूँ तो हमारे पास दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक होती है हैप्लॉइड सेल और एक होती है डिप्लॉइड सेल। बहुत ध्यान से इधर देखना, यहाँ से समझ में आ गया तो फिर इजी हो जाएगा। एक होती है हमारी हैप्लॉइड सेल, एक होती है हमारी, हैप्लॉइड सेल का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ओवम, स्पर्म। इसका मतलब इसमें क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाफ नंबर का मतलब क्या है कि इसके पास अपना होमोलोगस पेयर नहीं है, ठीक है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मान लो एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन डिप्लॉइड, जैसे हमारी कोई भी सेल ले ली मैंने, कोई भी सेल ले ली, सोमैटिक सेल ले ली, बॉडी की कोई भी सेल, तो उसके पास क्या होगा, उसी के जैसा एक भाई, यही तो होता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में फर्क, मतलब क्रोमोसोम की लेंथ में कोई ऐसा फर्क उससे नहीं देखना आपको, बस यहाँ पे क्या होता है, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ डबल डबल क्रोमोसोम। अब मैं बोल रही हूँ कि ये सेल कौन से फेज की है, जिसके मैंने ऐसे बनाए हैं क्रोमोसोम। और एक चीज़ और याद रखो बच्चों, अभी आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, ये कब दिखेंगे आपको, एम फेज में। सिर्फ ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि थ्रेड से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये कौन सी सेल है, G1। अब ये G1 से किस में जाएगी बच्चों, एस फेज में। और एस फेज में क्या होना है, ठीक है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होना है। वैसे कायदे से मुझे इसके नीचे लिखना चाहिए था, पर इधर देखो, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा बच्चों, ये अपनी कॉपी बनाएगा ऐसे, ठीक है, ये अपनी कॉपी ऐसे, समझ में आया। एस फेज में यही होना है, इधर भी देख लो, ठीक, इधर दो है ना, ये पूरा पेयर बना दिया मैंने, और इधर इसमें किसी को प्रॉब्लम, ठीक है। अब अब मैं आपसे दो चीज़ें पूछूंगी यहाँ पे, ऊपर मुझे नंबर ऑफ क्रोमैटिन बताओ, क्रोमैटिड, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताओ, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ बस। चलो बच्चों, अब हम इस चीज़ को फिल करते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ G1 फेज के हैप्लॉइड सेल की। यहाँ पे क्रोमैटिड कितने हैं, क्रोमैटिड क्या होता है पता है ना आपको, एक सेकेंड, ऐसे वाले को आप क्रोमैटिड बोलते हो, इसको आप क्रोमैटिड बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमैटिड कितने हैं, दो। क्रोमोसोम कितने हैं, नहीं, यही तो क्रोमोसोम है बच्चों, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। आप याद करो, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको, आपके पास वीडियो नहीं आई है, लेकिन क्रोमोसोम को हम कैसे देखते हैं, एक सेंट्रोमियर होता है और उसके ऊपर और नीचे आर्म होती है, ये रहा बीच में सेंट्रोमियर। काउंट करो कितने सेंट्रोमियर है, दो। कितने क्रोमोसोम हुए, दो। जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम हुए, दो। नहीं, आधा क्रोमोसोम का मतलब क्या है, आधा तो क्रोमोसोम ही नहीं है ना, आधा क्रोमोसोम तो हो गया तो मतलब बीमारी हो गई फिर तो कुछ, ठीक है। समझो इस चीज़ को बच्चों, ये जो ऐसे वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड, और एक एक सेंट्रोमियर जहाँ तुम्हें दिख रहा है वो होते हैं उतने क्रोमोसोम, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा। तो कितने क्रोमैटिड, दो। कितने क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर काउंट करो, दो। एस फेज के बाद क्रोमैटिड कितने बच्चों, ये होता है क्रोमैटिड। कितने क्रोमैटिड हो गए, एक, दो, तीन, चार, क्योंकि उसने अपनी कॉपी बना ली, अपना सिस्टर क्रोमैटिड बना दिया। तो अब नंबर ऑफ क्रोमैटिड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डन। इधर आ जाओ, इसको हटा रहे हैं, इसको नहीं देखना है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमैटिड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इधर नंबर ऑफ क्रोमैटिड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
अब इसको आप ऑब्जर्व करके मुझे ये चीज़ बता सकते हो, जो मैं बोल रही हूँ क्या वो सही है या नहीं, कि एस फेज के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है लेकिन क्रोमैटिड का नंबर डबल हो जाता है, दिख रहा है? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ बच्चों एस फेज में क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं कि नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितना हो गया, क्रोमैटिड का डबल, है ना? तो एस फेज के बाद क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ क्रोमैटिड डबल, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा रहेगा बच्चों, सेम रहेगा या नहीं रहेगा? अगर ये एन सेल है, यानी अगर ये हैप्लॉइड सेल है तो ये एन की एन ही रहेगी, और अगर ये 2n है, डिप्लॉइड सेल है, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर तो 2n वाला ही है, तो वो 2n ही रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर जो क्रोमैटिड है वो 2c है तो वो कितना हो जाएगा, 4c। समझ रहे हो? तो मैं अगली उस पर लिख रही हूँ, ये मैं नोट्स दे दूंगी, उसमें से लिख लेना आप लोग, है ना? इधर देखो, अगर मैं लिखूँ बच्चों आफ्टर एस फेज, और मैं अगर बात कर रही हूँ एक डिप्लॉइड सेल की, ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ बच्चों एक डिप्लॉइड सेल की, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो गया बच्चों, अमाउंट ऑफ डीएनए या फिर क्रोमैटिड, डिप्लॉइड सेल में हम 2 लेके चलते हैं ना, तो वो 2c से कितना हो गया, 4c। 2 क्रोमैटिड के कितने हो जाएंगे, 4 क्रोमैटिड, दिख रहा है? ठीक है, तो ये जैसे 2 क्रोमैटिड है, 2 के कितने हो गए, ये 2 क्रोमैटिड है, 2 से कितने हो गए, 4 क्रोमैटिड, ठीक है? लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ लिख लो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, मतलब अगर वो 2n है तो वो कितना रहेगा, 2n। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं? पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब ये देखो बच्चों, ये जो नई कॉपी बनी है और ये सिस्टर क्रोमैटिड बनी है, ये दिख रही है आपको, ये सिस्टर क्रोमैटिड आपस में चिपकी रहती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन नोन एज कोहेसिन। तो इधर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड बनी है, ये आपस में चिपकी रहती हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन नोन एज कोहेसिन। The sister chromatids are held together with the help of this protein. इस पॉइंट को ज़रा याद रखना, तुम्हें एम फेज के लास्ट में बहुत काम आएगा ये, ठीक है, कोहेसिन वाला। डन बच्चों? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही चैप्टर में? एस फेज के बाद कौन सा फेज आएगा बच्चों, कौन सा फेज आएगा, एस फेज के बाद कौन सा फेज आएगा, G2 फेज, ठीक है, हेडिंग डालो G2। अब वापस से साइकिल पे आते हैं और ये बताओ मुझे, अच्छा बच्चों ये बताओ मुझे G2 फेज किससे पहले आ रहा है, एम फेज से पहले आ रहा है ना G2 फेज, तो क्या मैं G2 फेज को प्री माइटोटिक फेज बोल सकती हूँ कि अभी माइटोसिस नहीं हुई है, उससे पहले मेरा कौन सा फेज आया है, G2 फेज। तो या ये तो सेकेंड ग्रोथ फेज है या फिर प्री माइटोटिक फेज है, तो इसके लिए लिखते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज है या फिर प्री माइटोटिक फेज है। क्या हुआ बच्चों, बताओ? अच्छा सुनो, अभी तो अभी हमने पढ़ना शुरू किया है 4-5 दिन से, है ना?
अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, इस G2 फेज के बाद क्या हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगी। तो अब इस फेज के ऊपर किस चीज़ की जिम्मेदारी है कि जो भी माइटोसिस में प्रोटीन्स बनने हैं, आरएनए लगनी है, ठीक है, उन सबको इसी फेज में सिंथेसाइज कर लिया जाए और सेल क्या करेगी, अपनी जो ग्रोथ है उसको कंटिन्यू रखेगी। ठीक है, तो सेल्स कंटिन्यू टू ग्रो इन दिस फेज, यहाँ लिख देती हूँ, सेल continues to grow and more synthesis of RNA and protein takes, समझ में आया? किसके लिए बनाना है ये, फॉर माइटोसिस। लिख लो कि अब माइटोसिस होने वाली है, तो माइटोसिस के लिए G2 फेज में सारी चीजें बनने वाली हैं। डन बच्चों। अब इधर देखो, यहाँ पे ध्यान से एक चीज कि अब हमने सारा इंटरफेस कंप्लीट कर लिया है। देखो G1 फेज पढ़ लिया, G1 फेज में एक और फेज आता है, कौन सा, इसको भी मैं यहाँ ऐड करती हूँ। कौन सा फेज आता है बच्चों, जब सेल थक हार के अपना दूसरा काम करने लगती है और डिवाइड करना छोड़ देती है। कौन सा फेज होता है वो, G0 फेज, उसको भी इंक्लूड कर दिया। तो इंटरफेज में हम गैप 1 फेज पढ़ चुके, सिंथेसिस पढ़ चुके, गैप 2 फेज पढ़ चुके। अब हम अगर M फेज पढ़ेंगे तो कैसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे, पहले प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज और फिर टीलोफेज, ऐसे ही पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले बच्चों एम फेज, यानी कि अब हम अपनी माइटोसिस पे आ गए हैं। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो पूरा बेसिक था, कि आपको समझ में आया? अभी तक हुआ क्या है, सेल में जो हमारा डीएनए है उसका कंटेंट डबल हो चुका है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी सेम है। इतनी चीज़ याद रहेगी। ये जो मैंने आपको क्रोमैटिड बनाकर दिखाए थे, वो क्रोमैटिड अभी हमें नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, थ्रेड दिख रहा है। पर अब हमें ये पता है कि एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है, लेकिन क्रोमोसोम उतने ही है। इतनी चीज़ क्लियर है? तो हेडिंग डालो बच्चों, माइटोसिस। याद करो क्लास 9th हमने क्या पढ़ा था, कि जो माइटोसिस होती है उससे जो नई सेल्स बनती हैं वो बिल्कुल अपनी मदर सेल के आइडेंटिकल होती है। इसका मतलब माइटोसिस इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। याद है? तो ये कैसे डिवीजन है बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन। मैं क्यों बोल रही हूँ उसको इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि जो भी डॉटर सेल बनी है वो कैसी है, आइडेंटिकल टू दी पेरेंट सेल। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, डॉटर cells formed are identical to the parent cell। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा रहेगा बच्चों, याद करो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में सेम रहता है टू द पेरेंट सेल। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नंबर नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम in daughter cells to their parent cells। ठीक है, इतना पता है? अब अगर मैं पूछूं कि माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में होती है या डिप्लॉइड सेल में होती है या दोनों में होती है, दोनों में, है ना, क्योंकि मियोसिस भूल गई ना तुम। ठीक है, मियोसिस जो होती है वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होती है, जबकि माइटोसिस सारी सेल्स में होती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इट अकर्स इन बोथ
हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। डन बच्चों? क्या हुआ? अरे चलो बच्चों, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लिख लिया सभी ने? अच्छा, अब हम कौन सा फेज पढ़ेंगे बच्चों? प्रोफेज। ठीक है, हेडिंग डालो प्रोफेज। देखो, प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, सुनते जाओ इसको। प्रोफेज इज लॉन्गेस्ट। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मुझे प्रोफेज को पढ़ना है तो मैं प्रोफेज को अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 3 और फेजेस में बांट दूंगी। ठीक है, कौन सा? अर्ली प्रोफेज, मिडल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। ठीक है, इजी है, इजी है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट फेज है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिया बच्चों। अर्ली प्रोफेज, मिडल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। लिखो इसको, फिर मैं तुम्हें अर्ली प्रोफेज का एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। अच्छा, एक चीज तुम्हें याद है, सेल में हमने पढ़ा था कि एनिमल सेल के पास एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल के पास नहीं है और जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, दैट इज सेंट्रियोल। वो यहाँ से उसका रोल देखना आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डन बच्चों? चलो अब हेडिंग डालो अर्ली प्रोफेज, सब हेडिंग। ठीक है, जहां भी डिफिकल्टी लगे वहीं रोक देना, पूछ लेना। आज चाहे ये कितनी भी जल्दी खत्म हो जाए, मैं मियोसिस स्टार्ट नहीं करूंगी, फिर मैं तुमसे इसके क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि मियोसिस स्टार्ट कर दी तो फिर तो तुम घूम जाओगे। पहले इसको जाओगे, पूरा तुम्हारे पास टाइम है, इसको रिवाइज करोगे, 2-4 बार पढ़ के देखोगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मियोसिस करेंगे। नहीं, दिस इज नॉट द ऑप्शन। चलो अब हम सेल बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेंट्रियोल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में, है ना? ऑब्वियसली न्यूक्लियस में नहीं होता, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि डीएनए डुप्लीकेट्स इन दी न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक चीज़ बस मेरे को तुम्हें बतानी है, शायद मैं कुछ भूल चुकी हूँ क्या? सब बता दिया? नहीं, कुछ नहीं। अब देखो, अर्ली प्रोफेज में मैंने ये सेल बना रही हूँ, इतना बड़ा तो न्यूक्लियस नहीं होता बच्चों, पर हमें देखनी है चीज़ें, इसलिए मैं इतना बड़ा बड़ा न्यूक्लियस बनाऊंगी और थोड़ी देर में न्यूक्लियस गायब भी हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियर की पूरी मेम्ब्रेन, क्योंकि क्रोमोसोम को बिखरना है पूरा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, डिवाइड होने के लिए। तो देखो, जब मैं अर्ली प्रोफेज में सेल को देखूंगी तो मुझे न्यूक्लियस के अंदर जो लिटिल न्यूक्लियस होता है वो नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियोलस है, इट स्टार्ट्स डिस अपीयरिंग। तो इसका मतलब वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया है। समझ में आया? अब इधर देखो बच्चों, एक और चीज, 2 टर्म होती है, एक होता है सेंट्रियोल और एक होता है सेंट्रोजोम। सुनो मेरी बात, 2 टर्म्स होती हैं, एक होती है सेंट्रियोल, दूसरा होता है सेंट्रोजोम।
ठीक है, जिसने सेंट्रियोल वाली क्लास देख लिया उसको तो पता ही होगा, पर मैं दोबारा बता देती हूँ। सेंट्रियोल तो ये वो ऑर्गेनल है जो माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। इस तरीके से पूरा मैंने इसका तुम्हें कार्डव्हील स्ट्रक्चर भी बनाया था। तो चलो ये मैं बोल रही हूँ सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम क्या होता है? जब दो सेंट्रियोल, बताओ बच्चों जिसने पढ़ा है, अर्नव, एक सेकेंड, बताओ क्या होते हैं सेंट्रोजोम? हाँ बच्चों याद करने दो, बायो में बहुत सारी टर्म्स होती हैं। जब दो सेंट्रियोल आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, याद आया? तो जो दो सेंट्रियोल आपस में 90 डिग्री पे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रोजोम। क्या होता है ना, ये सेंट्रोजोम अपने आसपास कुछ ऐसा अमॉर्फस सब्सटेंस निकालता है और यहीं से इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स बाहर आने लगते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बाहर आने लगते हैं। तो अब कई सारी बुक्स में ना, अब इतनी मेहनत कौन करेगा कि बार बार इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे, तो ज़रा मैं इसको ना ऐसे सूरज की तरह रिप्रेजेंट कर दूंगी, तो इसको समझ जाना कि ये मैंने क्या बनाया है, सेंट्रोजोम। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, अगर मुझे सेल डिवीजन करनी है, तुम्हें समझ में आएगा थोड़ी देर बाद, तो मुझे सेंट्रोजोम को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, एक सेंट्रोजोम को यहाँ पे और एक सेंट्रोजोम को यहाँ पे, ताकि यहाँ से दूसरी दोनों डायरेक्शन से फाइबर्स निकले। तो ये जो सेंट्रोजोम है ये यही न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। तो ये जो सेंट्रोजोम होते हैं बच्चों, दे स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। समझ में आया? समझ में आ गया क्या बोला मैंने? कि जो सेंट्रोजोम होते हैं दे स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है? क्या हो गया? चलो अब इधर देखो, न्यूक्लियस ऐसा खाली तो होगा नहीं, इसके अंदर क्या होंगे बच्चों? रेप्लिकेटेड क्रोमैटिन्स, है ना? तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, वो देखो तुम्हें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं तुम्हें क्रोमैटिड ना बना के बताती तो तुम ऐसे समझ पाते? उसमें तो तुम्हें टाइम लगा है। और न्यूक्लियस ना ऐसे एकदम फैले हुए, न्यूक्लियस कह रही हूँ, जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होंगे, जो अभी क्रोमोसोम बने नहीं हैं, वो ऐसे पूरे में फैले हुए होंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाओ बहुत अच्छे से, उसको सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम को छोड़ के इसको बनाओ। ये हमारा अर्ली प्रोफेज है। क्या बच्चे? डिसअपियरिंग, रेप्लिकेटेड, जो डीएनए रेप्लिकेट हो गया ना उसकी कॉपी है ये। अगर इसको बहुत जूम करके देखोगे तो मैंने बनाई है कॉपी। ठीक है। देखो, जब हम चाहते हैं कि सेल डिवाइड हो तो सेंट्रोजोम को ऑपोजिट पोल पे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा ये हमें आगे के फेज में पता लग जाएगा, लेकिन इनिशियली सेंट्रोजोम यहीं कहीं बीच में प्रेजेंट होते हैं। सो दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल इन द अर्ली प्रोफेज ओनली। ठीक है, हो गया बच्चों? लिखे मिडल प्रोफेज, मिडल प्रोफेज। चलो देखो बच्चों, जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ये कंडेंस होके प्रॉपर क्या बनाता रहेगा? क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे जैसे हम अपने फेजेस में आगे बढ़ते रहेंगे, जो थ्रेड्स है ये और भी ज़्यादा कंडेंस होके क्या बनाते रहेंगे? क्रोमोसोम। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम फेज में आगे बढ़ेंगे तो आप ये लिखते रहोगे कि क्रोमैटिन स्टार्ट टू कंडेंस, है ना? ठीक है, तो अब लेट प्रोफेज में या मिडल प्रोफेज में क्या होने वाला है? ये बहुत अच्छे से कंडेंस होने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो बच्चों, मिडल प्रोफेज।
बच्चों कंपैरिजन कर रहे हो और ये बताओ मुझे क्या हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड इनटू क्रोमोसोम। और थर्ड चीज क्या है कि ये जो सेंट्रियोल है अभी तो बेचारे यहीं तक पहुंचे थे, अब ये थोड़ा सा और आगे तक आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल पहले की तरह ही बना देती हूँ जैसे मैंने बनाए थे। ठीक है, तो ये अभी भी ऑपोजिट पोल की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये है आपका मिडल प्रोफेज, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे मेरे को इतना पता नहीं लग रहा कि मेरा डीएनए रेप्लिकेट हुआ है या नहीं हुआ है, पर यहाँ मुझे साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे उसकी सिस्टर क्रोमैटिड आ चुकी है, दिख रही है ना मुझे। तो मैं यहाँ लिख दूँ अपीयरेंस ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। इतना कंडेंस हो गया है अब कि मुझे सिस्टर क्रोमैटिड साफ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। ठीक है, और सेंट्रियोल कंटिन्यूज टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। सेंट्रियोल की जगह सेंट्रोजोम लिखूंगी तो बढ़िया रहेगा। लिखो बच्चों, मिडल प्रोफेज समझ में आया बच्चों? तुम्हारी ड्राइंग तो अच्छी है। लिख लिया मिडल प्रोफेज। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? लेट प्रोफेज। ठीक है, लेट प्रोफेज। अब जरा लेट प्रोफेज को आप कंपेयर करिएगा। जो अब क्रोमोसोम की लाशें हैं वो पूरे में फैल गई हैं, है ना? क्योंकि क्या डिसअपियर हो गई है बच्चों? तुम्हें न्यूक्लियोलस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है? नहीं दिख रही। और अब तुम्हें क्या दिख रहे हैं बच्चों? प्रॉपर क्रोमोसोम्स, है ना? तो कंडेंसेशन हो गई है क्रोमोसोम की और न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोलस गायब हो गया। लिख दूं? बिल्कुल सही बात। सेंट्रोसोम कहाँ आ गया है? ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ। क्या हुआ बच्चों? अरे वो तो कुछ भी नहीं कह रहा है। हाँ, अब सब साइटोप्लाज्म में।
तुमने मेरे से किसी ने भी ये नहीं पूछा कि मैम क्या जरूरत थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब करने की। देखो, याद करो मैंने तुम्हें बोला था एस फेज में कि जो ये सिस्टर क्रोमैटिड बनती है ये कोहेसिन से अटैच होती है, ठीक है। अब अगर मुझे सेल को डिवाइड करना है तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा ना सेंट्रोमियर से, जिस जो कॉपी बनाई है उसको अलग अलग करके एक कॉपी को दूसरी सेल में, एक को दूसरी सेल में भेजना पड़ेगा। अब होता क्या है बच्चों, हाँ सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स वॉट एवर यू कैन यूज, सेंट्रियोल लिख दो या फिर सेंट्रोसोम लिख दो। सेंट्रोसोम्स लिख दिया तो रीचिस की जगह में रीच लिख देती, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या बोल रही थी मैं, हाँ कोहेसिन प्रोटीन को तोड़ने के लिए जो दूसरी चीज़ प्रेजेंट होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और वो इतनी बड़ी होती है कि न्यूक्लियर पोर से वो नहीं आ सकती है। तो फिर अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर होना ही पड़ेगा, तभी सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो पाएंगी। और दूसरी बात ये भी है कि भाई इसको इस सेल में भी जाना है उस सेल में भी जाना है, तो फिर पूरा रास्ता खुला होना चाहिए, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना ज़रूरी है, ठीक है। है ना, सही है। अब बच्चों प्लांट सेल के अंदर क्या ये प्रेजेंट होते हैं? नहीं, नहीं ना। अच्छा ये देखो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है? सेंट्रोसोम तो सिर्फ ऐसे और ऐसे होते हैं, जब उसमें से ये स्पिंडल फाइबर्स निकलने लगते हैं तब हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? एस्टर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एनिमल सेल में कितने एस्टर होते हैं? 2 एस्टर। तो जो एनिमल सेल की डिवीजन होती है वो एम्फी एस्ट्रल होती है, प्लांट सेल में नो एस्टर एन एस्ट्रल होती है। तो मैं यहाँ नोट लिख देती हूँ। ठीक, प्लांट सेल में कैसी होती है? एन एस्ट्रल, ठीक बच्चों। डन। अब ये देखो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो आपके क्रोमोसोम में कंडेंस होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं, तो ये जो आपके क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे हैं उसके लिए भी स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिसको हम बोलते हैं कंडेंसिन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, इसी पेज पे लिख देती हूँ दूसरा नोट, नोट 2, दिस इज नोट 1, condensation of chromosome occurs with the help of condensin protein, ठीक है। it occurs with the help of condensin protein। डन बच्चों, ठीक है। कंडेंसिन भी 2 टाइप्स के होते हैं, 1 2 इतना जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तक हमारा लेट प्रोफेज आ गया, नहीं अब हमारे हाल सेल के ये हैं। अब नेक्स्ट फेज आएगा, दैट इज प्रोफेज के बाद क्या आएगा? मेटाफेज। तो अब हेडिंग डालिए बच्चों, मेटाफेज। नहीं नहीं, इसके कोई फेजेस और नहीं है, नहीं। ये तो बनाया है ना हमने उसमें G2 फेज में, है ना। जब तक सारे प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं हो जाती तब तक चेक पॉइंट क्रॉस नहीं होता, यानी हॉल्ट हो जाएगी डिवीजन। नहीं, तभी तो बोले थे मैंने चेक पॉइंट्स होते हैं, डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, उनकी वजह से होता है। मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी तुमको, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? मेटा, चलो मेटाफेज की सेल बनाते हैं।
वो जो हमारा सूरज है वो कहाँ आ चुका है, ऑपोजिट पोल पे, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, अभी तक ये जितने भी मैंने क्रोमोसोम बनाए हैं, 4 क्रोमोसोम ये बिखरे हुए हैं ना, है ना, ऐसे फैले हुए हैं रैंडमली, लेकिन मेटाफेज में ये तमीज से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इधर देखो, एक इमेजिनरी लाइन होती है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको मैं क्या बोलती हूँ बच्चों, मेटाफेज प्लेट। क्या बोलती हूँ, मेटाफेज प्लेट या फिर मेटाफेज इक्वेटर। समझो इस चीज को, मेटाफेज प्लेट और मेटाफेज इक्वेटर होने क्या वाला है, ये जितने भी मैंने क्रोमोसोम बनाए हैं ना बिखरे हुए, ये उस प्लेट पे चुपचाप आके सीधे लग जाएंगे ऐसे। समझ में आया। और जनरली जो छोटे वाले होते हैं वो बेचारे बीच में आके लगते हैं, जो बड़े वाले होते हैं वो साइड में लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि जो क्रोमोसोम्स है दे आर अलाइनिंग ऑन दी मेटाफेज प्लेट, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इतना सा भी कुछ नहीं दिखेगा, प्रोफेज में तो दिखता भी होगा। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी डिसरप्ट हो चुकी है, पूरी डिसअपियर हो चुकी है, और आपके क्रोमोसोम इस तरीके से अलाइन हो गए हैं, तो ये फेज कौन सा है आपका, मेटाफेज प्लेट। याद करो जब मैंने क्रोमोसोम पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा फेज कौन सा होता है, मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है तो मेटाफेज होता है, शेप्स की स्टडी करनी होती है तो एनाफेज होता है, ठीक है। तो अब मेरे क्रोमोसोम बेचारे एक थाली में ऐसे परोस दिए गए हैं, तो मैं उसको आराम से स्टडी कर सकती हूँ, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से एक चीज़ सुनो, ऊपर से, कहाँ से, ये जो सूरज है यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स आने लगेंगे, ठीक है। अब उन स्पिंडल फाइबर्स को देखो कैसे होंगे, कुछ स्पिंडल फाइबर इस पोल से डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस दूसरे पोल पे आ रहे होंगे, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूँगी, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कैसे है बच्चों, जो पूरे एक पोल से दूसरे पोल आ रहे हैं, ठीक है। दूसरे फाइबर इधर देखो बच्चों, इतना तो जानते हो ना आप कि ये बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है, उसके ऊपर प्रोटीन की ऐसे प्लेट लग जाती है, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। तो मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, क्या बोलते हैं इसको, काइनेटोकोर, ठीक है। तो कुछ तो पोल से पोल तक आ रहे हैं, उस फाइबर को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फाइबर। मैं उधर लिख भी देती हूँ कि किधर से किधर जा रहे हैं बच्चों, पोल टू पोल, कॉन्टिन्यूअस है। दूसरे होते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर। डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर कौन से होते हैं बच्चों, जो इधर से इसके काइनेटोकोर से अटैच होंगे और इधर से दूसरी तरफ से दूसरी, समझ में आया। काइनेटोकोर में एक साइड से एक फाइबर आ रहा है, उसी काइनेटोकोर के लिए दूसरी साइड से दूसरा फाइबर आ रहा है। इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस कॉन्टिन्यूअस फाइबर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर, ठीक है। किससे अटैच है, सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर से। तो इसको भी मैं लिख देती हूँ, इट इज अटैच्ड टू काइनेटोकोर्स। इतनी चीज समझ में आई आपको, हम्म, ठीक है। यहाँ पे जगह है क्या, लिख दूँ इसके बारे में, ऊपर लिख देते हैं। वैसे सुंदर लग रहा है ना मेटाफेज वाला, 3D जैसा नहीं लग रहा, मतलब मुझे लग रहा है, मेरी मेहनत है। थैंक यू अभिनव, आई लाइक इट। चलो बच्चों इधर देखो, मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ
chromosomes is best studied in this phase। तो यानी अगर मुझे इसके बारे में पढ़ना है तो मैं इस फेज में आराम से पढ़ सकती हूँ। लग तो अच्छा रहा है ये, मानो ना मानो तुम, है ना? बेचारे बच्चे जबरदस्ती तारीफ करने पे मजबूर हैं। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ पूछना है? अच्छा, इस मेटाफेज प्लेट में मैंने क्या बोला था कि जो स्मॉलर क्रोमोसोम्स होंगे वो अंदर की तरफ होंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? एक और लाइन लिख लो इसके लिए, ऑल क्रोमोसोम्स अलाइन themselves on मेटाफेज प्लेट। ठीक, इतना आसान नहीं है ये। अभी मैं तुमसे हर फेज में लिखवाऊंगी कितने क्रोमैटिड और कितने क्रोमोसोम। ठीक है, अभी तक तो तुम्हें मैं पढ़ा रही हूँ, फिर तुम मुझे बताओगे। बच्चों मेटाफेज समझ में आया? मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आएगा? एनाफेज। एनाफेज में तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? ये देखो, अब ना ये जो सूरज से हमारे इतने सारे फाइबर्स निकले हैं, अब ये क्या करेंगे? खींचेंगे, पुलिंग एक्शन लगाएंगे, वो उधर से वो इधर से। तो बेचारा क्या होगा, ये जो काइनेटोकोर्स है, यहाँ से जो मेटाफेज प्लेट बनी है, यहाँ से क्रोमोसोम जो है ये टूटना स्टार्ट होंगे। ठीक है, कौन सा? प्री मेटाफेज। ये कहाँ पढ़ा? देखो हर बुक के अंदर ना क्या होता है, देखो सेल डिवीजन एक मतलब बहुत ट्रांजिशन वाला है, तो हर बुक में उसको अलग अलग फेजेस में डाल देते हैं अपने हिसाब से। जैसे ये जो मैंने तुम्हें कराया है ये बेसिक एनसीईआरटी के हिसाब से, तुम दूसरी बुक पढ़ोगे उसमें कुछ चीज़ें किसी दूसरे फेज में लिखी हैं, कुछ चीज़ें किसी दूसरे फेज में लिखी हैं, तो ऐसा होता है ना? अभी ये वाला हम प्रॉपर सीबीएसई के लेवल से चल रहे हैं। ठीक, प्रो मेटाफेज चलो मैं देख के बताऊंगी इसके बारे में। डन। अब हम बात कर रहे हैं एनाफेज के बारे में। एनाफेज में क्या होने वाला है? ये क्रोमोसोम के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, है ना? चलो लिखो बच्चों एनाफेज। वैसे मैं एक चीज भी कर सकती हूँ। यस, नोप्स, अभिनव, अब देखो बच्चों, इधर देखो, थोड़ी मेहनत तो मुझे अभी भी करनी है इसमें, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ से मिटा देती हूँ। कोई बात नहीं, तुम मेहनत करो। देखो बच्चों, जो कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स बनाए थे मैंने, कौन सा बनाया था? एक तो ये बनाया था शायद से, और एक ये बनाया था। ये तो ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस रहेगा। और जो डिसकंटिन्यूअस फाइबर थे वो क्या करेंगे बच्चों? पुलिंग एक्शन करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होने वाला है? पहले तो काइनेटोकोर पे चिपके थे ना ये, 1 2 3 4, मैंने सबके काइनेटोकोर यहाँ बना दिए क्योंकि इन्होंने काइनेटोकोर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। उसके बाद क्या हुआ होगा बच्चों? जो इससे क्रोमोसोम अटैच थे वो भी पीछे पीछे आएंगे ऐसे। समझ में आया तुम्हें एनाफेज में क्या हुआ है? समझ में आया? पहले इसको देखो, मेटाफेज को देखो, कितने आराम से इक्वेटर पे लाइन है। फिर ये जो ऊपर के फाइबर्स थे इन्होंने काइनेटोकोर से इसके 2 टुकड़े कर दिए, तो वो बेचारा उधर खिंचा हुआ चला गया, ये इधर खिंचा हुआ आ रहा है। दिख गया तुम्हें? आया समझ में? लेकिन यहाँ पे एक और चीज बच्चों, जब
एनाफेज में मैंने सेल को देखा तब मुझे पता लगा कि यहाँ पे ये अभी भी जुड़े हुए हैं। कौन से फाइबर से जुड़े हुए हैं? इन फाइबर का नाम है इंटर जोनल फाइबर। तोड़ दिए ना, तभी तो ये सेपरेट हो पाए। कॉन्टिन्यूस फाइबर्स का कुछ काम नहीं है, बस वो एक वो बना रहा है सिस्टम। ठीक है, हाँ अभी ज्वाइन है वो, धीरे धीरे वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं स्पिंडल फाइबर कितने टाइप के होते हैं, तो पक्का दो, अभी तो बताया मैंने इंटरजोनल फाइबर, कि जब ये सेपरेट हो गए तब भी ये छोटे छोटे फाइबर्स के थ्रेड से जुड़े हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। ठीक है, तो ये तीनों किसके टाइप्स हैं? आपके स्पिंडल फाइबर के टाइप्स हैं। लिखो बच्चों, लिखो। स्प्लिटिंग ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड बनी थी वो अलग हो गई हैं, है ना? सिस्टर क्रोमैटिड्स अकर। ठीक है, अगर मुझे शेप पढ़नी है किसी भी क्रोमोसोम की तो एनाफेज। अब ये शेप क्या होती है मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगी। अच्छा बच्चों, वैसे जिसने न्यूक्लियस की वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी है वो इधर आओ। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन कि उनका जो सेंट्रोमियर है उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, इधर ही लिखती हूँ मैं। सो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, एक होते हैं मेटासेंट्रिक, एक होते हैं सब मेटासेंट्रिक, एक होते हैं एक्रोसेंट्रिक, और एक होते हैं टीलोसेंट्रिक। ठीक है बच्चों, अब इधर देखो, इधर देखो, बातें मत करो, इधर देखो, इंपॉर्टेंट चीज है। जो मेटासेंट्रिक होते हैं उसमें सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में होता है। ठीक है, उसमें सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में होता है। जो सब मेटासेंट्रिक होता है उसमें सेंट्रोमियर स्लाइटली कैसा होता है? स्लाइटली अबव फ्रॉम दी सेंटर। एक्रोसेंट्रिक में इट इज मोर टुवर्ड्स दी वन एंड, और टीलोसेंट्रिक में पोल के पास होता है। समझ में आया? अब सपोज करो ये जो भी थ्रेड्स मैंने बनाए हैं इन्होंने एस फेज पास कर लिया, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो जब इन्होंने एस फेज पास करा तो सिर्फ एक ही पोल होता है उसमें। तो ये ऐसा हो गया होगा बच्चों, ये ऐसा हुआ होगा, ये ऐसा हुआ होगा, और ये ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ? दीक्षा क्या हो गया अचानक से तुम्हें, कुछ याद आ गया? फिर इधर देखो, देखो बच्चों, ये एस फेज के बाद इसके साथ ये हो गया, एस फेज के बाद इसके साथ ये हो गया, एस फेज के बाद इसके साथ ये हो गया, एस फेज के बाद इसके साथ ये हो गया। अब एना फेज में इनके साथ क्या होगा? एना फेज में ये अलग होंगे। जब ये अलग होंगे तो कुछ इस तरीके से अलग होंगे। तो ये देखो बच्चों, जो मेटासेंट्रिक होगा वो ऐसा लगेगा, जो सब मेटासेंट्रिक होगा वो ऐसा लगेगा। ठीक है, और ये एक्रोसेंट्रिक होगा, ये बिल्कुल ऐसा लगेगा, और टीलोसेंट्रिक जो है ये ऐसे लगेंगे। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक लगभग एक जैसा लगता है, बट उनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इनकी शेप्स क्या क्या है?
तो ये कैसा शेप दिख रही है बच्चों? वी शेप। ठीक है, सब मेटा और उसकी याद कर लो, लग हमें नहीं रहा है पर ऐसा बोला गया है तो हमें याद करना है। इसकी है एल शेप, इसकी है जे शेप, और लास्ट में, तो अगर मुझे स्टडी करनी है शेप की तो मैं कौन से फेस को देखूंगी? एना फेस को, क्योंकि उसमें क्रोमैटिड जो है ये सेपरेट हो गई हैं। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि जो शेप होती है क्रोमोसोम की, इट इज़ बेस्ट स्टडीड इन दिस फेस। कौन सा फेस? एना फेस। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, इस फेज में कुछ तो हुआ है, लेकिन अभी उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सब में नंबर ऑफ क्रोमैटिड और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। ठीक है, लिख लिया बच्चों? ये लिख लो आराम से। क्या? टीलोसेंट्रिक, उसमें डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। देखो बच्चों, अब मैं आपसे बात करूं अगर लेट एनाफेज की, तो लेट एनाफेज में क्या होगा? ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये कहाँ चले जाएंगे? ऑपोजिट पोल पे। और ये जो क्रोमैटिड हैं ये ही फ्यूचर सेल के क्या हैं? क्रोमोसोम्स। तो मैंने लिख दिया कि क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे। ठीक है, पहले इसको लिखो, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। चले आगे। हटा दो बच्चों। चलो, इसके बाद कौन सा फेज आएगा बच्चों? टीलोफेज। लेकिन टीलोफेज से भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी बच्चों। जब ऐसा हो जाता है कि जो क्रोमैटिड्स है वो अलग अलग जगह पे, मतलब ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं, तो एनिमल सेल के अंदर ये स्पिंडल फाइबर्स का काम खत्म हो गया और ये क्या हो जाते हैं बच्चों? डिसअपियर हो जाते हैं। तो एक नोट डालो, मैं ऐसे वर्बली बोल देती हूँ, लिखो। इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, नोट लिखो बच्चों, इन केस ऑफ एनिमल सेल्स the spindle fiber disappears, the spindle fiber disappears while in case of plant cell, while in case of plant cell it persists। ठीक है, हाँ, प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल होते ही नहीं है, पर उसके स्पिंडल फाइबर्स तो होते हैं ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स तो होते हैं ना, तो वो उसके स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हैं। ठीक है, वहाँ सेंट्रियोल नहीं है। ठीक, और उसके जो स्पिंडल फाइबर बने हैं वो एनाफेज के बाद तक रहेंगे, यहाँ पे वो एनिमल सेल में डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, एनाफेज के बाद कौन सा फेज आएगा बच्चों? टीलोफेज। तो अब बताओ तुम खुद सोच के कि क्या हुआ होगा टीलोफेज में? दोनों जो भी ये बने हैं ये ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे, इनके आसपास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आ जाएगी, न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, जो मेजर सेल ऑर्गेनल सब गायब हुए थे, डिसअपियर हुए थे, वो सारे के सारे वापस आ जाएंगे। यही होने वाला है टीलोफेज में, है ना? तो सब कुछ क्या होने वाला है? उल्टा। किससे उल्टा? प्रोफेज से उल्टा। तो जो टीलोफेज होता है इट इज एक्चुअली द रिवर्सल ऑफ, लिखे? चलो टीलोफेज हेडिंग डालो।
इट इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। जो भी मेजर सेल ऑर्गेनल्स हैं वो रीअपियर होने लगेंगे। और बच्चों और भी इंपॉर्टेंट चीज़, जो क्रोमोसोम बने थे वो क्या हो जाएंगे, क्रोमैटिन, यानी अब वहाँ पे डीकंडेंसेशन स्टार्ट होगी, है ना। होगी या नहीं होगी बच्चों, क्योंकि वापस जाना है हमें प्रोफेज के जैसे में, है ना, रिवर्सल है ना ये। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, क्रोमोसोम स्टार्ट टू डीकंडेंस्ड। ठीक, बनाओ इसको। इसका भी एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ मैं। जब उसका वो हट जाएगा, उस प्रोटीन, वो प्रोटीन हट जाएगा तो ये वापस से डिकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। कितने क्रोमोसोम बनाए हैं बच्चों हमने, 4 ना, तो 4 उधर चले जाएंगे और 4 इधर आ जाएंगे। अरे न्यूक्लियोलस भी दिखने लग जाएगा, तो मैंने न्यूक्लियोलस भी बना दिया। ठीक है, तो लगभग लगभग सेल ऐसी होगी। कुछ कुछ तुम्हारे ऑर्गेनल्स भी वापस आ जाएंगे, तो ये लो तुम्हारा एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गए। ठीक है, क्या बात चल रही है तुम्हारी। ठीक बच्चों, साइटोकाइनेसिस, बस साइटोकाइनेसिस बची है, फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड वो हमें ढूंढना है सब में। क्वेश्चन नहीं करोगे, कल मिलेगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई है बच्चों, रीअपियर। ठीक, उसका नाम लगा रहे हो। चलो बच्चों, अब ये तो हमें पता है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और अब साइटोकाइनेसिस होनी है। तो साइटोकाइनेसिस तो 2 मिनट का टॉपिक है, वो तो मैं ऐसे ही बता दूंगी तुमको। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम हर फेज में देखेंगे नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, ताकि तुम सारे एमसीक्यूज आराम से निकाल पाओ। चलो बच्चों, हम कहाँ से बात करते हैं, एस फेज से, ये पूरा जी नॉट फेज से ही। चलो एस फेज से बात करते हैं बच्चों। देखो, एस फेज में क्या हुआ था, याद करो। एस फेज में क्या हुआ था, नंबर ऑफ क्रोमैटिड डबल हो गए थे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहा था। जब मैंने, अच्छा ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ में आया है तो जो सेल में मैंने जितने क्रोमोसोम और क्रोमैटिड रखे हैं उसको हम लोग काउंट करेंगे। G2 के अंदर क्या कंडीशन रही होगी, बिल्कुल एस फेज वाली, क्योंकि उसके बाद अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो अगर 2n है सेल, तो यहाँ पे 2n का 2n ही रहेगा, और जो 2c है उसका क्या हो जाएगा, 4c। समझ रहे हो, c क्या है, क्रोमैटिड का नंबर, n क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आया। चलो इधर देखो, अब हम आ गए हैं अपने प्रोफेज पे। इसमें क्या है बच्चों,
चलो इसको तो हमें दिख ही नहीं रहा है, हम लेट प्रोफेज से बात करेंगे इसकी। लेट प्रोफेज में बताओ बच्चों, नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितना है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी नाइस। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, डन। अब हम चलते हैं लेट प्रोफेज से। 23 पेयर होते हैं ना हमारी बॉडी में, अब मैं 23 पेयर बनाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो इसलिए मैंने, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए मैंने 2 की उसमें ली है, ठीक है। इधर बताओ बच्चों, नंबर ऑफ क्रोमैटिड 8, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 4, अच्छी बात है। अब इधर आओ, नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने हैं बच्चों? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कुछ ऑब्जर्व किया तुमने? एनाफेज में क्या हो गया बच्चों? क्योंकि स्प्लिटिंग हो गई है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया है? डबल हो गया है। और क्रोमैटिड तो कहीं डबल हो गया था? एस फेज में ही डबल हो गया था। ये मुझे तुम्हें बताना था, ठीक है। कर लोगे? एक क्वेश्चन दूंगी लास्ट में, उसको मुझे करके दिखाना। टीलोफेज हो गया है, अब हम हेडिंग डाल रहे हैं बच्चों साइटोकाइनेसिस, ठीक है। हाँ, सेंट्रोमियर के ऊपर ही वो होता है, एक प्रोटीन लाइक प्लेट आ जाती है। नहीं, ऐसा हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, पर होते काइनेटोकोर से अटैच है, ठीक है बच्चों। अब हम साइटोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो साइटोकाइनेसिस इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा 10 मिनट और रुक जाओ, फिर कर लेना बातें मेरे जाने के बाद। सुनो मेरी बात बच्चों, जो एनिमल सेल होती है उसकी आउटरमोस्ट कवरिंग कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। तो ये देखो होने क्या वाला है, ये इरेजर से जाएगा नहीं ना, तो मेरे को हाथों से बनाना पड़ेगा, रुको। कितनी गंदी डिवीजन है, रुको। रुक जाओ बच्चों, प्लीज डोंट लाफ एट माई ड्राइंग। मतलब अभिनव तुम्हारी ड्राइंग मेरे से भी गंदी है क्या? वैसे मेरी अच्छी है। पर आज मुझे लगता है कि नजर लग गई है तुम्हारी, क्योंकि सुबह से मैं आई हूँ अच्छे अच्छे डायग्राम्स बना रही हूँ ना। रुक जाओ, ये देखो बच्चों, चलो अब हंसो मत, कॉन्सेप्ट देख लो, जैसा भी डायग्राम बन रहा है। बच्चों ऐसे ही बन रहा है डॉल जैसा, कोई बात नहीं। सुनो मेरी बात, हो क्या रहा है, ये एनिमल सेल है और इस एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इट स्टार्ट्स टू इनवैजिनेट। इनवैजिनेट का मतलब समझते हो ना, कि उसने इन ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। जब वो अंदर की तरफ ग्रो करेगी तो इट लीड्स टू फरो फॉर्मेशन, है ना, एंड इट लीड्स टू फरो फॉर्मेशन। समझ में आया बच्चों? और क्या होगा, ये फरो आपस में आके मिल जाएंगे और ये सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ तो आपका न्यूक्लियस बन ही चुका है, और यहाँ पे आपके जो भी क्रोमोसोम्स है वो पड़े ही हुए हैं, 1 2 3 4 लिए थे ना हमने, ठीक है।
आया समझ में? अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, फरो फॉर्मेशन के बाद क्या हो जाएगा, पेरेंट सेल विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, पेरेंट सेल विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक बच्चों, कितना आसान है। अब ये क्या हो रहा है, टुवर्ड्स दी सेंटर जा रही है ना, क्या हुआ, आसान नहीं है? आसान है, जाके रिवाइज करना। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है बच्चों, टुवर्ड्स दी सेंटर जा रही है ना, तो प्लांट्स सॉरी एनिमल में जो आपकी साइटोकाइनेसिस होती है एनिमल सेल में, वो होती है सेंट्रीपेटल। ठीक है, याद कर लो बस, सेंट्रीपेटल होती है इसमें। ठीक, अब बस हमारा प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस बचा है। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस यानी प्लांट सेल में कैसे डिवीजन होती है। लिखा बच्चों? ये तो बात थी एनिमल सेल की। एक छोटा सा प्लांट सेल का बचा है, फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगी, फिर तुम्हारी छुट्टी। एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें किसकी, प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल के ऊपर तो एक रिजिड कवरिंग होती है, कौन सी, सेल वॉल। इसके लिए तो मैं यूज कर सकती हूँ। तो ये मैंने क्या बना दी बच्चों, प्लांट सेल। अब होगा क्या, क्योंकि इसके ऊपर रिजिड कवरिंग है तो इसका इन्वेजिनेशन से तो काम नहीं बनेगा, तो इसमें दूसरी चीज होती है बच्चों। अभी मैंने आपको ये भी बोला था कि प्लांट के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो परसिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो उनका नाम याद रख लो, इसको हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। क्या होते हैं ये, फ्रैगमोप्लास्ट। ठीक है, अंदर क्या हो गया बच्चों, इसका भी न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गया, इधर भी न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, इधर भी क्या प्रेजेंट है, 1 2 3 4 क्रोमोसोम, इधर भी 1 2 3 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होने वाला है, याद करो, प्लांट के अंदर डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ गोल्जी बॉडीज होती है, डिक्टियोसोम्स। ठीक है, उनकी जो वेसिकल्स होंगी वो यहाँ आकर अरेंज होने लगेंगी। पहले तो मैं इसकी सेल मेम्ब्रेन भी बना देती हूँ। ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ आकर अरेंज होने लगेंगी, और अरेंज होने के बाद ये एक पूरा थिक लेयर बना लेंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सेल प्लेट। क्या बोलेंगे, सेल प्लेट। तो पूरी थिक सेल प्लेट बन जाएगी, और यहाँ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ लेयर्स बन जाएंगी किसकी, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ये एक सेल हो गई ना, दो सेल में डिवाइड, और ये जो बीच में है सेल प्लेट, क्या है ये, मिडल लैमेला। याद करो मैंने क्या बोला था कि जो प्लांट की सेल्स होती हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी हुई चीज़ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडल लैमेला। तो ये सेल प्लेट आगे जाके क्या बना देगी बच्चों, मिडल लैमेला। क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स से, माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला लेक्चर देखा था तुमने, माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है, डन बच्चों। उधर मैंने एक टर्म लिखवाया था सेंट्रीपिटल। प्लांट सेल में कैसे होती है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में होती है बच्चों सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, एनिमल सेल में सेंट्रीपिटल, प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल। ये बाहर वाली सेल वॉल का, ये कुछ टाइम के बाद क्या होती है, या तो ये ऐसे ही रहेगी क्योंकि डेड टिश्यूज हैं, कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, और या हो भी सकती है कि डिग्रेड हो जाए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों, एक टॉक्सिन आता है जिसका नाम है कॉल्चिसिन, सुना है तुमने? ठीक है, बस एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो,
नोट, एक टॉक्सिन आता है जिसको बोलते हैं कॉल्चिसिन। ये एक अल्कलॉइड है, अल्कलॉइड टॉक्सिन। तो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, ये उसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। क्या करता है? इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ it inhibits the formation of spindle fibers। तो जो भी स्पिंडल फाइबर्स हैं उसकी फॉर्मेशन को ये क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा। ठीक है, लेकिन ये क्या इनहिबिट नहीं करता? डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैं लिख देती हूँ, बट डज नॉट अफेक्ट डीएनए रेप्लिकेशन। तो बच्चों मुझे बताओ क्या होगा कि डीएनए तो रेप्लिकेट हो रहा है लेकिन स्पिंडल फाइबर नहीं बन रहे, सेपरेशन ही नहीं होगा, है ना? सेपरेशन ही नहीं होगा। इसका मतलब कि एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उसका अमाउंट डबल हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इट विल रिजल्ट्स इन पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी नहीं, इसको हम प्लांट सेल के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जैसे ब्रीडिंग वगैरह में करना होता है ना, प्लांट ब्रीडिंग में हम यूज़ करते हैं। जैसे हैप्लॉइड होता है मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड होता है दो सेट ऑफ क्रोमोसोम, पॉलीप्लॉइड मतलब मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। और कैसे कि हमने कॉपी तो होने दिया डीएनए को, पर क्या नहीं बनाए? स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनाए। ठीक है, कॉल्चिसिन डाल के। हो गया बच्चों? तो इस तरीके से तुम्हारा माइटोसिस खत्म होता है। अब मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको करो। ठीक है, क्वेश्चन में लिख देती हूँ यहाँ पे। सारे बच्चे, हाँ न्यूमेरिकल्स कराऊंगी ना, पहले एक बार मियोसिस भी सीख जाओ, आएंगे इसके। चलो बच्चों, सारे बच्चे एक क्वेश्चन करो। क्या रिप्लाई चाहिए बच्चों, बताओ। चलो एक क्वेश्चन करो, लिखो। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम in anaphase is 16। सारे बच्चे रिप्लाई कर देना चैट बॉक्स में, मैं देख लूंगी। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन anaphase is 16, तो you have to tell me the number of chromosome in, क्रोमोसोम के साथ साथ तुम मुझे क्रोमैटिड का भी बता दोगे? एस फेज, प्रोफेज, मेटाफेज। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे। हाँ, क्रोमोसोम इन एनाफेज की जगह तुम लिख दो आफ्टर एनाफेज, है ना, कि एनाफेज हो चुका है तब इतना है। अब करो, बताओ। एनाफेज के बाद आपके पास 16 है उसका नंबर, तो अब आपको बताना है। चलिए, इजी क्वेश्चन है। देखो सिंपल चीज, एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है, यानी इन तीनों फेज में तो आधा हो जाएगा। सिंपल है ना? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन तीनों फेज में कितने होंगे बच्चों? 8। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्रोमैटिड तुम मुझे बता दो। चलो नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स बताओ जल्दी जल्दी। पक्का पक्का? एस फेज में
एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमैटिड डबल हो जाते हैं, तो ये हो गए डबल। प्रो फेज में एस फेज के बाद कुछ भी नहीं हुआ है, ये हो गए डबल। मेटा फेज में कुछ भी नहीं हुआ है, ये हो गए डबल। अब अगर हमें कंफर्म करना है तो ज़रा हम एनाफेज भी लिख लेते हैं। एनाफेज में क्या होता है बच्चों, क्रोमैटिड तो सेम रहते हैं और क्रोमोसोम हो जाते हैं। सही है, आ गया सब बच्चों को? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? नोट्स बना लिए थे साथ साथ? ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये थोड़े घुमाने वाले क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। ये सच में आ गया ना? पक्का? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मियोसिस करेंगे, इसको पढ़ के आइएगा। क्वेश्चन तुम लोगों को कल मिल जाएंगे इसके, ठीक है, मैं शाम तक अपलोड कर दूंगी, तो उसके क्वेश्चंस भी करने हैं। और जो NSCGS के PYQ हैं सेल के, वो कुछ बच्चों को दे दिए थे मैंने, 9th वालों को, आपके ग्रुप में भी मैं अपलोड करा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।